तो आज का टॉपिक है हमारा कोरिजन पे। तो आप हेडिंग डालेंगे व्हाट इज कोरिजन। हम डिस्कस करेंगे इस टॉपिक में कंप्लीट कंसेप्ट कोरिजन के बारे में कि कोरिजन क्या होती है। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है कोरिजन, और हम डिस्कस करेंगे इस लेक्चर में कोरिजन का कंप्लीट कंसेप्ट। चलिए देखते हैं कि कोरिजन क्या है और समझने की कोशिश करते हैं यहां पे। चलिए देखिए, सिंपल सी बात आप याद रखिए कि जब भी कोई मेटल की सरफेस बोल रहा हूं मैं, ऊपर वाली सरफेस, जब भी कोई मेटल की सरफेस खराब हो जाए मतलब ईट अप हो जाए, मतलब कुछ उसमें अनडिजायरेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होने से, ठीक है, कुछ अनडिजायरेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन। अब अनडिजायरेबल कंपाउंड फॉर एग्जांपल कुछ ऑक्साइड्स बन जाएं उसके ऊपर, वो बने क्यों? जब हम उस मेटल को एक्सपोज करें इन एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट या मॉइस्चर, तो क्या हो, मेटल की सरफेस के ऊपर अनडिजायरेबल कंपाउंड बनते हैं, और वही अनडिजायरेबल कंपाउंड क्या करते हैं, मेटल की सरफेस को इरोड करते हैं या खराब करते हैं या ईट अप करते हैं, खाना शुरू कर देते हैं उसे सरफेस को। इसी को हम क्या कहते हैं, कोरिजन कहते हैं। मैं सिंपल आपको कह रहा हूं कि जब भी किसी मेटल की सरफेस का ईटिंग होगा, और ईटिंग क्यों हो रहा है, ईटिंग होने का कारण क्या है, ईटिंग हो रहा है क्योंकि उसमें कुछ अनडिजायरेबल कंपाउंड बन रहे हैं ड्यू टू फॉर्मेशन ऑफ अनडिजायरेबल कंपाउंड। कुछ अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बन रहे हैं, फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स एटसेट्रा बन रहे हैं। अब वो अनडिजायरेबल कंपाउंड कब बनेंगे, अनडिजायरेबल कंपाउंड तब बनेंगे जब हम उस मेटल को क्या करें, एक्सपोज करते हैं कब, इन एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट या मॉइस्चर की प्रेजेंस में हम उस मेटल को एक्सपोज करें, तो क्या हो, उस मेटल की सरफेस की ईटिंग हो। इस होल प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, इस पूरे प्रोसेस को हम कहते हैं कोरिजन। मैं सिंपल लेमन लैंग्वेज में आपको समझाने की कोशिश करता हूं। आप किसी भी मेटल को क्या करो, ले जाइए, एक्सपोज कीजिए, ऐसी जगह पे रख लीजिए जहां पे बड़े पोल्यूटेंट फॉर एग्जांपल अनडिजायरेबल कंपाउंड्स बनाएंगे। वो पोल्यूटेंट कौन कौन से हो सकते हैं, फॉर एग्जांपल वाटर हो सकता है, फॉर एग्जांपल हमारा ऑक्साइड्स डिफरेंट जहां ऑक्साइड्स पाए जाएं, ठीक है, फॉर एग्जांपल हमारी मट्टी वगैरह हो गई, कुछ गंदी जगह पे आप मेटल को रख लीजिए। अब जब वहां मेटल को आप रखेंगे तो कुछ ऐसे कंपाउंड बनेंगे जो कि उस सरफेस के ऊपर बनेंगे, उस मेटल की सरफेस के ऊपर बनेंगे, फॉर एग्जांपल ऑक्साइड्स एटसेट्रा बन जाएंगे। उस ऑक्साइड्स के बनने से क्या होगा, मेटल की सरफेस की ईटिंग होना शुरू हो जाएगी। उसी ईटिंग को हम क्या बोलते हैं, कोरिजन कहते हैं। सिंपल सी एक डेफिनेशन थी, ज्यादा बड़ी बात है नहीं, ठीक है। अच्छा, अब अगर ये कोरिजन आयरन की होगी, अगर हमारा मेटल आयरन होगा, तो स्पेसिफिक नेम है, दैट इज रस्टिंग, ठीक है। उसका एक स्पेसिफिक नेम है, हम क्या बोलते हैं उसे, रस्टिंग बोलते हैं। अब रस्टिंग क्या है, रस्टिंग एक ऐसी कोरिजन है जिसकी वजह से हमारे आयरन की सरफेस के ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग दिखती है, रेडिश ब्राउन कोटिंग बन जाती है, ठीक है, आयरन की सरफेस के ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग। और ये आपने देखा भी होगा कि आयरन की सरफेस के ऊपर अगर कोरिजन लग जाए, जंग लग जाए, तो आयरन की सरफेस के ऊपर रेडिश ब्राउन कोटिंग दिखाई देती है। दिस इज नोन एज रस्टिंग ऑफ आयरन, ठीक है। अब केमिकली अगर देखा जाए, कोरिजन का एक फॉर्मूला होगा, वो क्या है, कोरिजन इज हाइड्रेटेड, केमिकली कोरिजन इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड।
केमिकली कोरिजन इज हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड और उसका फॉर्मूला क्या है Fe2O3 एन टाइम वाटर। ये कुछ नहीं है, ये कह रहा है कि केमिकली कोरिजन का फॉर्मूला ये है, क्या है Fe2O3 एन टाइम वाटर। तो हमने हेडिंग देखा, हेडिंग में हमने ये देखा कि जब भी मेटल की सरफेस को आप एक्सपोज करते हैं इन एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट या मॉइस्चर की प्रेजेंस में, तो अनडिजायरेबल कंपाउंड की फॉर्मेशन होती है मेटल की सरफेस के ऊपर। उसी अनडिजायरेबल कंपाउंड की वजह से मेटल की सरफेस का ईटिंग होना शुरू हो जाता है, मेटल की सरफेस इरोड या खराब होना शुरू हो जाती है। दैट फिनोमिना इज नोन एज कोरिजन। अगर वो कोरिजन आयरन की होगी, अगर वो मेटल हमारा आयरन होगा, तो हम आयरन के लिए उस कोरिजन का स्पेसिफिक नाम देंगे, दैट इज नोन एज रस्टिंग। रस्टिंग क्या होती है? रस्टिंग रेडिश ब्राउन कोटिंग बन जाती है हमारे आयरन की सरफेस के ऊपर। केमिकली कोरिजन क्या है? केमिकली कोरिजन है एक फॉर्म ऑफ फेरिक ऑक्साइड, और फेरिक ऑक्साइड कौन सा फॉर्मूला होता है? Fe2O3 एन टाइम वाटर। यह है हमारा कोरिजन की इंट्रोडक्शन। आइए शुरू करते हैं कुछ फैक्टर्स जिन पे कोरिजन क्या डिपेंड करती है। तो लगाइए हेडिंग, कौन कौन से फैक्टर हैं जो कि जिन पे फैक्टर अफेक्टिंग कोरिजन बोल सकते हैं, या फैक्टर जिन पे कोरिजन हमारी डिपेंड करती है। तो पहला फैक्टर है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। सबसे पहला और इंपॉर्टेंट फैक्टर है रिएक्टिविटी ऑफ मेटल। लिखिए रिएक्टिविटी ऑफ मेटल्स, मेटल की रिएक्टिविटी क्या है? देखिए, जो ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा वो जल्दी कोरोड कर जाएगा, और जो कम रिएक्टिव मेटल है वो बाद में कोरोड होगी या उसकी ओरिजिन कम होगी। ठीक है, हम बोल सकते हैं कि जितना ज्यादा रिएक्टिव मेटल होगा उतनी उसकी कोरिजन ज्यादा, और जितना कम रिएक्टिव मेटल होगा उतनी उसकी कोरिजन कम। फॉर एग्जाम्पल, अगर आप कंपेयर करना चाहें आयरन को और सिल्वर को, तो आयरन ज्यादा रिएक्टिव है, तो आयरन की कोरिजन ज्यादा होगी, जल्दी होगी एज कंपेयर टू सिल्वर। ठीक है, तो जितना ज्यादा रिएक्टिविटी होती है मेटल की उतनी ही कोरिजन फास्ट होती है। एक पॉइंट क्लियर। सेकंड पॉइंट, प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज। प्रेजेंस ऑफ इंप्यूरिटीज, इंप्यूरिटीज की प्रेजेंस। एक ऐसा मेटल जो कि इम्प्योर जगह पे है और वही मेटल का कुछ हिस्सा प्योर जगह पे है, तो जो मेटल इम्प्योर जगह पे है उसकी कोरिजन ज्यादा होगी, जल्दी होगी एज कंपेयर टू वो वाला मेटल जो कि प्योर जगह पे है। उसका कारण क्या? कि ये इंप्यूरिटीज जो होती हैं मेटल की सरफेस के ऊपर, ये क्यों कोरिजन के प्रोसेस को इंक्रीज कर रही हैं? बिकॉज इंप्यूरिटीज यहां पे एक्ट करती हैं इलेक्ट्रोड्स का। इंप्यूरिटीज क्या करती हैं? इलेक्ट्रोड्स का एक्ट करती हैं, और इन इंप्यूरिटीज की वजह से इलेक्ट्रोड्स बनते हैं। मैं समझाऊंगा डिटेल में जब मैकेनिज्म पे हम पहुंचेंगे। इलेक्ट्रोड भी बनते हैं यहाँ पे, सेल्स भी बनते हैं यहाँ पे। इंप्यूरिटीज इलेक्ट्रोड का एक्ट करती हैं, और ये इलेक्ट्रोड बनाती हैं वहां हमारे मेटल की सरफेस के ऊपर, और जब इलेक्ट्रोड बनाएंगी तो डेफिनेटली कोई रिएक्शन होना शुरू होगी। तो इंप्यूरिटीज जितनी होंगी उतनी ही ज्यादा हमारी कोरिजन का रेट इंक्रीज होगा। पॉइंट नंबर थर्ड में आप देखेंगे प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट। प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट, इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस। ठीक है, देखिए इलेक्ट्रोलाइट, तो प्रेजेंस ऑफ इलेक्ट्रोलाइट में क्या है? देखिए, द इलेक्ट्रोलाइट की प्रेजेंस भी इंक्रीज करेगी कोरिजन के प्रोसेस को। अब इलेक्ट्रोलाइट जितने होंगे उतनी ही कोरिजन जल्दी होगी। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट होगा तभी तो रिएक्शन होगी। फॉर एग्जाम्पल, आप उठा लीजिए आयरन को, और आयरन को ले जाइए, एक बंदा आयरन को लेके चला जाता है, सी वाटर में रखता है बड़े लंबे समय के लिए। ठीक है, और एक बंदा आयरन को ले जाता है और वो फ्रेश वाटर में रखता है। ठीक है, और ये भी बड़े समय के टाइम के लिए रखता है, ऐसी बात नहीं कि 2 दिन के लिए रखा इसने, फ्रेश वाटर में रखता है। तो डेफिनेटली वो वाला आयरन जो कि सी वाटर में होगा उसकी कोरिजन जल्दी होगी एज कंपेयर टू वो वाला आयरन जो कि फ्रेश वाटर में है। बिकॉज सी वाटर वाला आयरन
में इलेक्ट्रोलाइट ज्यादा है, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट होता है सी वाटर में, ठीक है, आयंस होते हैं ना सी में, ठीक है, लेकिन फ्रेश वाटर में आयंस नहीं होते। दैट्स व्हाई फ्रेश वाटर वाले आयरन की कोलिजन लेट होगी या आस्था होगी एज कंपेयर टू सी वाटर वाले आयरन की। क्लियर है? चलिए पॉइंट नंबर 4 है प्रेजेंस ऑफ अनइवन सरफेसेस। प्रेजेंस ऑफ अनइवन सरफेसेस। अनइवन सरफेसेस, तो अनइवन सरफेसेस मतलब कोई भी हमारे मेटल की सरफेस के ऊपर कट लगा हो अगर, या कुछ बेंड हो, ठीक है, तो ये कट और बेंड होने से क्या होगा, कोरिजन का रेट इंक्रीज हो जाएगा। जिस मेटल की सरफेस क्रोडेड है उस मेटल में डेफिनेटली ज्यादा कट्स होंगे और ज्यादा बेंड्स होंगे, ठीक है। जो प्लेन मेटल होगा उसमें कोई कट और बेंड नहीं होता और उसकी कोरिजन थोड़ी कम होती है एज कंपेयर टू कट और बेंड वाले मेटल की। बिकॉज यही कट और बेंड जो होते हैं ये क्या करते हैं, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स यहां पे बनते हैं। इन्हीं कट और बेंड में इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनते हैं। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल का सेटअप इन्हीं कट और बेंड्स में होता है। ये बात भी मैं आपको समझाऊंगा, इलेक्ट्रोड की बात भी मैं आपको समझाऊंगा, ये इलेक्ट्रोलाइट क्या है, कहां होते हैं, ये भी मैं आपको समझाने वाला हूं। पॉइंट नंबर 5 है राइज ऑफ टेम्परेचर। राइज ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। तो जितना ज्यादा टेम्परेचर आप इंक्रीज करेंगे उतना ही रेट ऑफ कोलिजन आपका क्या होगा, इंक्रीज होगा। बिकॉज हम जानते हैं ऑन इंक्रीजिंग द टेम्परेचर द रेट ऑफ रिएक्शन विल बी फास्ट, ठीक है, रेट ऑफ रिएक्शन बढ़ती है। तो ये सारे के सारे फैक्टर्स हैं जिन पे हमारा कोलिजन क्या करता है, डिपेंड करता है। रिएक्टिविटी ऑफ मेटल पे डिपेंड करता है, कौन सा रिएक्टिव है, इंप्यूरिटीज पे डिपेंड करता है, जितनी ज्यादा इंप्यूरिटीज उतना ज्यादा कोलिजन, इलेक्ट्रोलाइट जितना ज्यादा उतना वो कोलिजन, इलेक्ट्रोलाइट वाले हमारे मेटल पे ज्यादा कोलिजन होगा। अनइवन सरफेसेस होंगी, कट्स बेंड्स होंगे तो ज्यादा कोलिजन होगा, और जितना टेम्परेचर इंक्रीज करेंगे उतना ही हमें क्या होने वाला है, कोलिजन दिखाई देने वाला है। तो ये सारे के सारे फैक्टर डिस्कस करने के बाद आइए शुरू करते हैं बड़ा ही इंपॉर्टेंट कंसेप्ट यहां पे, मैकेनिज्म ऑफ कोलिजन। मैकेनिज्म ऑफ कोलिजन कि कोलिजन का मैकेनिज्म क्या है वो समझने की कोशिश करेंगे आप। तो लगाइए हेडिंग फैक्टर अफेक्टिंग के बाद मैकेनिज्म ऑफ कोलिजन। मैकेनिज्म ऑफ कोलिजन, और इसी को हम कहते हैं थ्योरी ऑफ कोलिजन, या कहीं कहीं एनसीईआरटी लिखती है इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोलिजन। इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोलिजन, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोलिजन। तो हेडिंग है हमारा मैकेनिज्म ऑफ कोलिजन या इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी ऑफ कोलिजन। चलिए शुरू करते हैं इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी। क्या बात है जरा देखिए, सिंपल सी बात है, ये माना गया कि हमारी नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनते हैं जो हमारी मेटल की सरफेस होती है। फॉर एग्जांपल ये हमारा मेटल की एक सरफेस आप मानिए एक आयरन है, ठीक है, आयरन की को मैंने रॉड ली है और आयरन की रॉड को आप ये मानिए सरफेस है। ओके, अब आप क्या कीजिए, एक और आयरन देखिए, एक और तरह का आयरन देखेंगे। देखिए एक बात जरा देखिए, ठीक है, ये भी हमारा आयरन है और आयरन की रॉड है और यहां से कुछ कट लगा हुआ है आयरन की रॉड के ऊपर, मे बी कट एक और भी लगा हो, ठीक है। तो जरा देखिए इसमें कोई भी अनइवन सरफेस नहीं है, लेकिन इसमें अनइवन सरफेसेस दिखाई दे, कट्स दिखाई दिए आपको, बेंड्स दिखाई दिए आपको, देखिए, ठीक है। ये माना गया, ये देखा गया, ऐसा कहा गया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का सेटअप होता है कहां पे, जहां पे अनइवन सरफेसेस होती है। मतलब यहां इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स का सेटअप है, यहां इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स बनेंगे। कैसे बनेंगे देखिए, यहां अगर सेल बना तो डेफिनेटली इलेक्ट्रोड होगा, डेफिनेटली यहां इलेक्ट्रोलाइट होगा, इलेक्ट्रोलाइट भी होने वाला है, इलेक्ट्रोड भी होने वाला है। देखिए क्या क्या होगा फिर यहां पे। यहां देखा गया इस सेल के अंदर ये जो आयरन की रॉड दिखाई दे रही है आपको, ये आयरन की रॉड एक्ट कर रही है किसका, आयरन की रॉड एक्ट कर रही है एनोड का।
आयरन की रॉड एनोड का एक्ट कर रही है। अब यहां इसमें इंप्यूरिटी, हमने कहा कि इंप्यूरिटीज का होना बड़ा जरूरी है कोलिजन के लिए, तो इंप्यूरिटीज होंगी, जो इंप्यूरिटीज होंगी वो एक्ट करेंगी किसका, कैथोड का। आयरन की रॉड एनोड का एक्ट कर रही है, इंप्यूरिटीज कैथोड। अब आयरन की रॉड एनोड का एक्ट कर रही है, डेफिनेटली आयरन की होगी ऑक्सीडेशन, इंप्यूरिटीज की होगी रिडक्शन। क्लियर है? क्लियर है? एनोड पे ऑक्सीडेशन होती है, याद है आपको, ठीक है। तो इसमें जो इंप्यूरिटीज होंगी, आएंगी ना बारिश वगैरह से कहीं आएंगी इंप्यूरिटीज पड़ेंगी यहां पे, ठीक है, अनइवन इंप्यूरिटीज पड़ेंगी अनइवन सरफेसेस पे, तो वो एक्ट करेंगी कैथोड का। क्लियर है? अच्छा जी। उसके बाद मॉइस्चर होगा, आपको पता है बिना मॉइस्चर के नहीं होने वाला, ठीक है। मॉइस्चर के बिना कहां होगी रेस्टिंग, ठीक है। हाँ, मानते हैं हमें ड्राई कोलिजन भी होती है, लेकिन हम मॉइस्चर की कोलिजन पे ज्यादा फोकस करते हैं। देखिए, ड्राई कोलिजन हमारे सिलेबस का टॉपिक नहीं है। ड्राई कोलिजन कहां होती है, फॉर एग्जांपल फैक्ट्रीज के आसपास कहीं चिमनी से धुआं निकलता है ना, तो वही धुआं ऑक्साइड्स वगैरह एटसेट्रा वहां से निकलते हैं और जाके कहीं पास में जो घर हो, वहां जो आयरन की रॉड हो, किसी की भी रॉड हो, सिल्वर की रॉड हो, ठीक है, तो उस पे जाके वो ऑक्साइड्स वगैरह पड़ते हैं, तो उनकी कोलिजन करते हैं। तो दैट कोलिजन इज नोन एज ड्राई कोलिजन, जो कि एटमॉस्फेरिक मॉइस्चर के बिना हो, ऑक्साइड्स एटसेट्रा वो कोलिजन करें फैक्ट्री से निकलने हुए धुएं से, ठीक है। तो उन्हें हम ड्राई कोलिजन बोलते हैं, लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमें वेट कोलिजन की बात कर रहे हैं। अब मॉइस्चर होता है, उस मॉइस्चर में हमें पता है कि वाटर मॉइस्चर है, दैट इज वाटर में कार्बन डाइऑक्साइड भी डिसॉल्व हो सकती है, वाटर में ऑक्सीजन भी डिसॉल्व हो सकती है। तो मॉइस्चर जिसमें हमारा कार्बन डाइऑक्साइड है, हमारा ऑक्सीजन है, वो जब इस अनइवन सरफेसेस में पड़ेगा तो वो एक्ट करेगा किसका, वो एक्ट करेगा इलेक्ट्रोलाइट का। देखिए, एनोड भी हो गया, कैथोड भी हो गया और इलेक्ट्रोलाइट भी हमारा हो गया। आइए अब शुरू करते हैं हम रिएक्शन करवाना, ठीक है। अब देखते हैं हम रिएक्शन क्या क्या होगी। तो लिखेंगे एट एनोड। एनोड पे सर रिएक्शन क्या है, एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, और एनोड क्या है, एनोड है हमारा आयरन। तो एनोड पे होती है ऑक्सीडेशन, हमारा प्योर आयरन है ना अभी, ठीक है। तो प्योर आयरन आप लिख सकते हैं, प्योर आयरन अंडरगो ऑक्सीडेशन, लिख लीजिए यहां पे, प्योर आयरन अंडरगो ऑक्सीडेशन। तो आयरन की हुई ऑक्सीडेशन, एक आयरन ने 2 इलेक्ट्रॉन को किया लॉस। अगर एक आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +2 है, मतलब एक ने 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए, तो 2 आयरन ने कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए बच्चे, 2 आयरन ने 4 इलेक्ट्रॉन को क्या किया, लॉस किया। तो इसे आप कह सकते हैं सर ये है हमारी ऑक्सीडेशन। क्लियर है आपको, ठीक है। अब जो आयरन ने इलेक्ट्रॉन को लॉस किया, वो इलेक्ट्रॉन अब जाके कहीं गेन होंगे, ठीक है, वो इलेक्ट्रॉन जाके कहीं कैप्चर होने वाले हैं। तो इलेक्ट्रॉन रिलीज ड्यूरिंग ऑक्सीडेशन रिड्यूसेस द प्रोटॉन। ये क्या करेगा, प्रोटॉन को क्या करेगा, रिड्यूस करेगा। प्रोटॉन क्या होता है, प्रोटॉन होता है H पॉजिटिव। उसका रिडक्शन होना मतलब H पॉजिटिव इलेक्ट्रॉन लेगा और H बनाएगा, ठीक है, ऐसा ही होने वाला है। मतलब इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हुआ ऑक्सीडेशन होने से, ठीक है, आयरन की ऑक्सीडेशन होने से, वो इलेक्ट्रॉन क्या करेगा, उस इलेक्ट्रॉन ने रिड्यूस करना है प्रोटॉन। और कौन सा प्रोटॉन, कौन सा प्रोटॉन सर, ये बताइए, प्रोटॉन कौन सा, प्रोटॉन वो वाला प्रोटॉन जो कि यहां पे वाटर पड़ा था, जो यहां पे वाटर पड़ेगा, मॉइस्चर पड़ेगा, उस मॉइस्चर की फोटोलिसिस होगी। देखिए मैं बताता हूं, फॉर एग्जांपल ये हमारा वाटर है, ये हमारा वाटर है, इस वाटर पड़ेगा अनइवन सरफेसेस पे। अब इस वाटर के ऊपर कहीं सनलाइट पड़ी, वाटर के ऊपर कहीं से भी सनलाइट पड़ी, तो सनलाइट पड़ी मतलब लिसिस हुई, लिसिस मतलब टूटा, क्या टूटा, वाटर टूटा। किसकी प्रेजेंस में, लाइट की प्रेजेंस में, फोटोलिसिस हो गया, लाइट की प्रेजेंस में वाटर का टूटना। और वाटर टूटेगा किसमें, 2 टाइम H पॉजिटिव में प्लस 2 टाइम OH नेगेटिव में, 2 टाइम H पॉजिटिव प्लस 2 टाइम OH नेगेटिव। H पॉजिटिव OH नेगेटिव तो वाटर होता है, ठीक है। अब देखिए वाटर के टूटने से प्रोटॉन निकला, मोर ओवर हमारा वाटर यहां होगा, H2 यहां होगा, और हम जानते हैं कि हमारे वाटर में डिसॉल्व कार्बन डाइऑक्साइड भी है जो कि इलेक्ट्रोलाइट का एक्ट करती है। तो वाटर में है कार्बन डाइऑक्साइड। जब ये आपस में मिले, इन दोनों ने बनाया कार्बोनिक एसिड H2CO3। देखिए जरा, H2CO2 और 1,3, ये बना हमारा कार्बोनिक एसिड, एसिडिक मटेरियल बन गया ना, एसिड बन गया कुछ यहां पे। अब ये टूटेगा, इस पे अगर सनलाइट पड़ेगी तो ये टूटेगा,
इसकी फोटोलिसिस होगी। अब इसकी फोटोलिसिस होगी तो इसने क्या करना है, इसने 2 टाइम प्रोटॉन निकालना है और साथ में CO3 2 टाइम कार्बोनेट आयन निकालना है। देखिए जो इलेक्ट्रॉन यहां से रिलीज हुआ था 4 टाइम, उस 4 टाइम इलेक्ट्रॉन ने ये 2 टाइम हाइड्रोजन और ये 2 टाइम हाइड्रोजन दैट इज प्रोटॉन, 4 टाइम इलेक्ट्रॉन ने 4 टाइम प्रोटॉन की रिडक्शन करवानी है। और कैसे करवानी है, वो 4 टाइम प्रोटॉन आया कहां से सर, वो 4 टाइम प्रोटॉन आया बाय द फोटोलिसिस ऑफ वाटर एंड बाय द एसिडिक मटेरियल फोटोलिसिस। ठीक है, एसिड मटेरियल की फोटोलिसिस है। और एसिड मटेरियल बना कहां से सर, एसिड मटेरियल बना वाटर और कार्बन डाइऑक्साइड भी तो यहां होगा, वो दोनों आपस में मिले तो एसिडिक इंप्यूरिटीज बनी, उस एसिडिक इंप्यूरिटीज की फोटोलिसिस की तो हमारा क्या बना, प्रोटॉन बना। अब 4 इलेक्ट्रॉन अगर लॉस हुए हैं तो 4 इलेक्ट्रॉन गेन करेगा क्या, हमारा 4 टाइम प्रोटॉन, और 4 इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद उसकी हो जाएगी रिडक्शन। तो फाइनली हम लिख सकते हैं कि हमारा 4 टाइम प्रोटॉन गेन किया 4 टाइम इलेक्ट्रॉन को और क्या बना दिया, 4 टाइम हाइड्रोजन बना दिया। ठीक है, यही हाइड्रोजन एटम, दीज हाइड्रोजन एटम रिएक्ट विद डिसॉल्व्ड ऑक्सीजन, जो कि हवा से आ रही है ऑक्सीजन। ठीक है, यही हाइड्रोजन एटम डिसॉल्व ऑक्सीजन जो कि हवा से आई, ठीक है, टू फॉर्म रिएक्ट विद डिसॉल्व ऑक्सीजन टू फॉर्म वाटर। यही 4 टाइम हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं और बना देते हैं क्या, वाटर, 2 टाइम H2O। तो सर बताइए ओवरऑल रिएक्शन क्या है, ये तो आपने एनोड की रिएक्शन बता दी, कैथोड पे आप इतनी रिएक्शनें करवा रहे हो, तो ओवरऑल रिएक्शन बताइए कि ओवरऑल रिएक्शन क्या है। तो हम फाइनली लिखते हैं ओवरऑल रिएक्शन, द ओवरऑल रिएक्शन दैट इज ऑन कैथोड। ओवरऑल रिएक्शन कैथोड पे क्या है, जरा वो नोट डाउन कीजिए। तो कैथोड पे क्या हो रही है, यहां लिखते हैं एट कैथोड। कैथोड पे क्या हो रहा है, कैथोड की रिएक्शन देखिए, कैथोड की रिएक्शन, कैथोड पे एक ऑक्सीजन दिखाई दे रही है आपको, बिल्कुल ऑक्सीजन दिखाई दे रही है, 4 टाइम हाइड्रोजन दिखाई दे रहे हैं, प्रोटॉन जिसे बोलते हैं, तो 4 टाइम प्रोटॉन दिखाई दे रहे हैं, और 4 टाइम इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं, 4 टाइम इलेक्ट्रॉन दिखाई दे रहे हैं। ठीक है, ठीक है, क्लियर है ना। 4 टाइम प्रोटॉन, 4 टाइम इलेक्ट्रॉन और ऑक्सीजन आपस में रिएक्ट किए, क्या बना, क्या बना, 2 टाइम वाटर का मॉलिक्यूल बना। यही तो रिएक्शन हो रही है। अगर आप वैसा ना लिखते, आप वैसा भी लिख सकते हैं इन टर्म ऑफ सिंपल इलेक्ट्रॉन की टर्म में ना लिखे, ऐसा लिख सकते हैं 4 टाइम हाइड्रोजन प्लस 1 टाइम 1 मॉलिक्यूल ऑफ ऑक्सीजन गिव राइज टू वाटर। लेकिन हमें इलेक्ट्रॉन की टर्म में लिखना था, बिकॉज एनोड को भी हमने इलेक्ट्रॉन की टर्म में लिखा हुआ है। तो कैथोड की ये रिएक्शन हुई। तो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन क्या है वो देखिए, ओवरऑल केमिकल रिएक्शन वो क्या है, तो ओवरऑल केमिकल रिएक्शन देखते हैं हम। एनोड की रिएक्शन क्या है, एनोड की है 2 टाइम Fe गिव राइज टू 2 टाइम Fe2 पॉजिटिव प्लस 4 इलेक्ट्रॉन। और कैथोड की देखिए, कैथोड की है O2 प्लस 4 टाइम प्रोटॉन प्लस 4 टाइम इलेक्ट्रॉन गिव राइज टू 2 टाइम वाटर। अब ये इलेक्ट्रॉन और ये इलेक्ट्रॉन हो गए कैंसिल, तो जोड़ दीजिए रिएक्शन को। तो हमने जोड़ा 2 टाइम आयरन प्लस ऑक्सीजन प्लस 4 टाइम प्रोटॉन गिव राइज टू 2 टाइम Fe2 पॉजिटिव प्लस 2 टाइम वाटर। ठीक है, यह है हमारी ओवरऑल रिएक्शन जो कि हमारी एनोड और कैथोड की मिला के उस अनइवन सरफेस पे हुई। क्लियर है बच्चे? ठीक है, अब ये जो आयरन बना किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, जरा ये फोकस कीजिए। ये है Fe2 पॉजिटिव में, और हमने देखा हुआ है फॉर्मूला किसका, हमने देखा है फॉर्मूला किसका, हमने कोरिजन का फॉर्मूला, हमने रस्टिंग का फॉर्मूला देखा है। एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या होती है, एक ऑक्सीजन की ऑक्सीडेशन स्टेट -2 होती है। यहां कितने ऑक्सीजन है, 3, तो क्या होगी 3 ऑक्सीजन से -6, तो 2 आयरन है, 2 आयरन की क्या होगी +6। अगर 2 आयरन की +6 है तो यहां एक आयरन की क्या है, एक आयरन की +3 है। आयरन +3 में है लेकिन यहां तो +2 में बना। इसका मतलब अभी फिर से इस आयरन की क्या होनी है, ऑक्सीडेशन होनी है। तो इस आयरन को अभी फिर से ऑक्सीडाइज होना पड़ेगा, इस आयरन की फिर से ऑक्सीडेशन होगी। ठीक है, अब वो जो Fe2 पॉजिटिव आयन बना
कब बना? जब हमने आयरन की क्या की थी? ऑक्सीडेशन। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा इंटू Fe3 पॉजिटिव, ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा इंटू, क्योंकि उसका फॉर्मूला तो Fe2O3 था ना, वो +3 में था, ये तो +2 में है। ये फर्दर ऑक्सीडाइज होगा इंटू Fe3 पॉजिटिव वाले आयन में, और फिर बनाएगा क्या? हमारा फेरिक ऑक्साइड, जिसे हम रस्ट बोलते हैं। तो वो रिएक्शन लिखिए, जो वो रिएक्शन है कैसे ऑक्सीडाइज होने वाला है, तो लिखिए जरा। 2 टाइम Fe2 पॉजिटिव ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होता है एडिशन ऑफ ऑक्सीजन भी कर लीजिए या लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन कर लीजिए, तो ऑक्सीडाइज होगा इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है, एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, ठीक है। साथ में आप वाटर भी डाल रहे हैं, 2 टाइम H2O, ठीक है। ये वाटर कहां पे? अनइवन सरफेसेस पे है, ये सारा का सारा उसी अनइवन सरफेस पे बना था हमारा, और उसमें अभी वाटर भी है, जो वाटर हमने ये बनाया, ठीक है, अभी वाटर है, ठीक है। अब कहीं एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन फिर से आएगी, उसके साथ रिएक्ट करेगी और फिर क्या करेगी? उसे ऑक्सीडाइज करेगी, और ऑक्सीडाइज करने से फॉर्मूला देखिए, Fe2O3 प्लस 4 टाइम प्रोटॉन, Fe2O3 प्लस 4 टाइम प्रोटॉन। जरा देखिए रिएक्शन बैलेंस है, ये 2 टाइम आयरन है, 2 टाइम आयरन है, ये 2 and 1 है ये, ठीक है, ये कैंसिल हो जाएगा, 1 टाइम ऑक्सीजन, ये 3 टाइम ऑक्सीजन हो गया, 2 and 1, 3 टाइम, 4 टाइम हाइड्रोजन, 4 टाइम हाइड्रोजन। अब जरा देखिए, 3 ऑक्सीजन से -6, 2 आयरन से +6, 1 आयरन से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट, तो यहां पे आयरन +3 ऑक्सीडेशन स्टेट में है। अब यही वाला Fe2O3, यही Fe2O3 रिएक्ट करेगा n टाइम वाटर के साथ, तो रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ Fe2O3 n टाइम वाटर, दैट इज नोन एज रस्ट। इसी को तो हम बोलते हैं रस्टिंग या रस्ट ऑफ आयरन। तो ये था कंप्लीट मैकेनिज्म हमारे कोरिजन का, जिसपे हमने एनोड पे रिएक्शन देखी, ऑक्सीडेशन होती है आयरन की, और कैथोड पे भी हमने रिएक्शन देखी, बड़ा इंप्यूरिटीज ने वर्क किया, फोटोलिसिस हुई वाटर की, फोटोलिसिस हुई कार्बोनिक एसिड की, 4 टाइम प्रोटॉन निकले, उन 4 टाइम प्रोटॉन को रिड्यूस किया 4 टाइम इलेक्ट्रॉन ने, तो वाटर का मॉलिक्यूल बना। अब वो इलेक्ट्रॉन कैंसिल हुए, ओवरऑल रिएक्शन ये हुई। ओवरऑल रिएक्शन में हमारा आयरन +2 में है, लेकिन रस्टिंग वाले आयरन में हमारा +3 में है। इस आयरन की फर्दर ऑक्सीडेशन होगी इन प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन, तो फर्दर ऑक्सीडाइज करेगा, Fe2O3 बनाएगा। Fe2O3 केमिकली रिएक्ट करेगा हमारे वाटर के साथ, वही वाटर वहां जो प्रेजेंट होगा हमारे अनइवन सरफेसेस में, तो फाइनली रस्ट बना देगा। तो फाइनली हम देखते हैं कि कौन कौन से ऐसे प्रिवेंटिव मेयर हैं जिससे हम क्या करते हैं, अपनी आयरन की कोरिजन को रोक सकते हैं। तो लिखिए प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, प्रिवेंशन ऑफ कोरिजन, कौन कौन से कोरिजन के प्रिवेंटिव मेयर हैं जिससे हम क्या करते हैं, कोरिजन को रोक सकते हैं। तो सबसे पहला मेयर, सबसे पहला पॉइंट आप कोरिजन की प्रिवेंशन में डालेंगे, वो है बैरियर प्रोटेक्शन। बैरियर प्रोटेक्शन, बैरियर प्रोटेक्शन क्या है? बैरियर प्रोटेक्शन समझिए, ठीक है। यह है कि आप क्या कीजिए, आप अपने जिस मेटल की कोरिजन हो रही है, या जो आपका प्योर मेटल है, अब आपको लग रहा है कि इसकी कोरिजन होगी, तो उस मेटल की सरफेस के ऊपर आप पेंट करना शुरू कर दो। आप पेंट करेंगे, पेंट से क्या होगा, आपकी मेटल की कोरिजन नहीं होगी, एक बैरियर आ जाएगा आपके मेटल की सरफेस के ऊपर और आपके एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स और मॉइस्चर के साथ, ठीक है। आप पेंट के साथ साथ ऑयल भी कर सकते हैं, ऑयलिंग भी कर सकते हैं, आप ग्रीस भी लगा सकते हैं, आप लुब्रिकेंट का भी यूज कर सकते हैं। तो ये सारे के सारे बैरियर्स में आते हैं, जो कि क्या करते हैं, हमारे मेटल की सरफेस को प्रोटेक्ट करके रखते हैं फ्रॉम एटमॉस्फेरिक पोल्यूटेंट्स, और बचा के रखते हैं कि कोलिजन ना हो, ठीक है। सेकेंड मेथड है जिसे हम बोलते हैं सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन। सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफिशियल प्रोटेक्शन, सैक्रिफाइस होना, एक मेटल दूसरे मेटल के लिए सैक्रिफाइस हो जाएगा। इस पॉइंट में इस मेथड में ऐसा होता है कि आप अगर किसी मेटल को बचाना चाहते हैं, तो उस मेटल के पास एक ऐसा मेटल लेके आ जाइए जो कि उस मेटल से ज्यादा रिएक्टिव है।
तो ज्यादा रिएक्टिव मेटल पे जल्दी कोलिजन होगी और जिस मेटल को आप बचाना चाहते थे उस पे कोलिजन नहीं होगी। दिस मेथड इज नोन एज सैक्रिफाइस, मतलब एक रिएक्टिव मेटल ने सैक्रिफाइस किया अपना दूसरे मेटल के लिए। फॉर एग्जांपल जिंक को प्लेस करके देखिए आयरन के पास, जिंक इज प्लेस्ड अवर आयरन, ठीक है। तो जिंक जो है ज्यादा रिएक्टिव है आयरन से, तो जिंक की क्या हो जाएगी, जिंक सैक्रिफाइस कर लेगा अपने आप को, तो जिंक क्या करेगा, जिंक की कोलिजन होगी और आयरन की कोलिजन नहीं होगी। और इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, हमने पढ़ा है गैल्वेनाइजेशन। इसी को हम कहते हैं गैल्वेनाइजेशन, जिसमें एक रिएक्टिव मेटल दूसरे मेटल के लिए क्या कर जाए, सैक्रिफाइस कर जाए, ठीक है। पॉइंट नंबर 3 और लास्ट पॉइंट है एंटी रस्ट सॉल्यूशन। एंटी रस्ट सॉल्यूशन, एंटी रस्ट सॉल्यूशन, ठीक है। क्या करना है हमें, कुछ अल्कलाइन सॉल्यूशन होती हैं, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट्स एंड क्रोमेट्स, फॉर एग्जांपल फॉस्फेट्स एंड क्रोमेट, अल्कलाइन मतलब बेसिक सॉल्यूशन है, ठीक है। फॉर एग्जांपल फॉस्फेट्स एंड क्रोमेट्स, जिसे हम क्या करते हैं, यूज करते हैं मेटल की सरफेस के ऊपर मेटल को कोलिजन को प्रोटेक्ट करने से। तो ये कुछ पॉइंट्स थे जिन पॉइंट से हम क्या कर सकते हैं, जिस मेथड से हम क्या कर सकते हैं, अपने मेटल की कोलिजन होने से रोक सकते हैं। तो ये था कंप्लीट कंसेप्ट, कोलिजन क्या है, कौन कौन से फैक्टर हैं जिन पे कोलिजन डिपेंड कर रही है, मैकेनिज्म क्या है, इलेक्ट्रोकेमिकल थ्योरी से बोलते हैं, और प्रिवेंशन ऑफ कोलिजन। आई होप आपको वीडियो अच्छे से क्लियर है। अगर अच्छे से समझ आई तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए, लाइक कीजिए। कहीं भी आपको लगे कि कहीं कुछ समझ नहीं है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके बताइए, अपनी क्वेरीज बताइए, मैं आपको सॉल्व करके बताऊंगा। थैंक यू।